प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और आज से क्रमबद्ध रूप से आपका इतिहास की क्लासेज मैं अपने चैनल पर शुरू कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से इतिहास का अध्ययन करेंगे और यह क्लासेज जो होगा वह आईएएस पीसीएस से लेकर यानी यूपीएससी के एग्जाम से लेकर यूपीपी के एग्जाम तक सभी एग्जामों में यह क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो हम लोग आज से इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा इतिहास क्या है। तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इतिहास शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का अर्थ होता है बीता हुआ, बीती हुई, और हास का अर्थ होता है कहानी। यानी इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है बीती हुई कहानी, यानी बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास है। किंतु यह इतिहास की सही परिभाषा नहीं है, क्योंकि बीती हुई हर घटना इतिहास नहीं होती है। जैसा कि मैं आज आप लोग क्लास शुरू करने के पहले चाय पिया था, यह घटना बीत चुका है, लेकिन यह घटना इतिहास नहीं होगा। यानी इतिहास की में अतीत की सभी घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इतिहास में अतीत की उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो उस समय के परिवेश का अध्ययन करें। तो यानी इतिहास परिवेश का अध्ययन है। जो घटना परिवेश का क्रमबद्ध अध्ययन कराता है उसको इतिहास कहा जाता है। और परिवेश में यानी इतिहास परिवेश का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध अध्ययन है। और परिवेश में आता है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक घटना। और सांस्कृतिक घटना। सांस्कृतिक घटना यानी इतिहास वह विषय है जिसमें उस समय के तत्कालीन परिवेश अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कराते, या जो विषय इन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कराता है उसे इतिहास कहा जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं इतिहास यानी इतिहास की परिभाषा में हम कह सकते हैं इतिहास अतीत का वह क्रमबद्ध अध्ययन है
क्रमबद्ध अध्ययन है जो उस समय के, यानी जिस समय का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जो उस समय के तत्कालीन परिवेश अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कराता है। क्रमबद्ध अध्ययन कराता है या ऐसे घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन कराने वाले शास्त्र को क्रमबद्ध अध्ययन कराने वाले शास्त्र को इतिहास कहा जाता है। इतिहास कहा जाता है। ठीक, तो हमने बताया इतिहास अतीत का वह क्रमबद्ध अध्ययन है जो उस समय के तत्कालीन परिवेश अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कराता है या ऐसे घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन कराने वाले शास्त्र को इतिहास कहा जाता है। यानी इतिहास तत्कालीन परिवेश का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी जो विषय इन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कराता है उस घटना को इतिहास कहा जाता है। ओके, तो इतिहास में हम पढ़ते हैं राजनीतिक घटना, सामाजिक घटना, आर्थिक घटना, धार्मिक घटना और सांस्कृतिक घटना। और इन घटनाओं का अध्ययन करने से हमें उस समय के परिवेश के बारे में जानकारी मिलती है, यानी उस समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय के लोगों की स्थिति कैसी थी। तो उस समय के, यानी जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उस समय के लोगों के बारे में जानना इतिहास का मूल ध्येय होता है। और जो विषय इन सबका क्रमबद्ध अध्ययन कराता है उसे इतिहास कहा जाता है। ओके, तो इतिहास परिवेश का है। अच्छा, कोई भी विषय पढ़ते हैं, हर विषय का कोई ना कोई जन्मदाता होता है। हर विषय का कोई ना कोई जन्मदाता होता है। तो इतिहास का जनक, इतिहास का पिता, इतिहास का जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, इतिहास का जन्मदाता, इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किया था। और इस हिस्टोरिका में इसने हिस्ट्री शब्द दिया था, इतिहास शब्द दिया था, इसलिए इसको इतिहास का जनक कहा जाता है।
तो हेरोडोटस जो था वह यूनान का रहने वाला था, 5वीं सदी ईसा पूर्व का था, और इसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किया। और इसमें इस ग्रंथ में इसने भारत और ईरान यानी भारत और फारस के बीच संबंधों का वर्णन किया है। तो चूंकि हेरोडोटस ने इसमें भारत और फारस के संबंधों का जिक्र किया है, वर्णन किया है, और इसी में इसने पहली बार हिस्ट्री शब्द दिया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का पिता किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। ओके, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक, ओके। अब हम लोग कोई भी विषय हम लोग पढ़ते हैं तो उस विषय के बारे में जानने के लिए, समग्र अध्ययन करने के लिए उसको कई भागों में विभक्त कर दिया जाता है। इतिहास को भी अध्ययन करने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। यह जो इतिहास का विभाजन है, यह लेखन कला के आधार पर विभाजन किया गया है। यानी लेखन कला के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। तो किसी भी विषय का समग्र अध्ययन करने के लिए उसको कई पार्ट में, कई छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है, ताकि उस विषय का हम समग्र अध्ययन कर सके। तो इतिहास को भी, हिस्ट्री को भी, इतिहास को भी हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो इस तरह इतिहास को अध्ययन करने के लिए, इतिहास का समग्र अध्ययन करने के लिए इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो और तीसरा है हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। अब ये जो काल विभाजन है, ये लेखन कला के आधार पर, लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया, विभक्त किया गया। पहला है प्रागैतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिस काल का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। यानी जिस काल के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। तो जिस काल के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी जिस काल का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो चूंकि इस समय का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य हमें आज उपलब्ध नहीं है। और इतिहास का अध्ययन करने के लिए इतिहास में 2 फैक्ट्स, 2 साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। साक्ष्य जो है 2 होते हैं। एक होता है
पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा होता है लिखित साक्ष्य। इन दो साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य यानी खुदाई से जो हमें सामग्रियां मिलता है, उस साक्ष्यों के आधार पर, उन सामग्रियों के आधार पर हम इतिहास का निर्माण करते हैं, जिसको पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। और जो ग्रंथों में, जो तमाम जगहों से लिखित रूप में जो साक्ष्य मिलता है, उसे लिखित साक्ष्य कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के मानव को लिपि का ज्ञान था ही नहीं, यानी कोई लिखित साक्ष्य आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसका अध्ययन किन साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। यानी इस काल का अध्ययन, जो अध्ययन है वह हम करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य आज मिला ही नहीं। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। और इस काल के अंतर्गत आता है पाषाण काल। पाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल यानी इस काल का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, क्योंकि लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है। और पाषाण काल और ताम्रपाषाण कालीन जो मानव था, उसको लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इसलिए ये दोनों का, ये आपका आएगा, ये दोनों जो काल है ये आएगा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, क्योंकि इस काल का मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। यानी इन दोनों कालों का अध्ययन केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिकेज, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिस काल का मानव पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन जो वह लिखित साक्ष्य छोड़ गया है उसको आज हम समझ सकने में असमर्थ है। यानी हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमारे लिए वह लिपि बेकार है। इसलिए इस काल का अध्ययन, यानी लिखित साक्ष्य वाले किसी काम का ही नहीं, इसलिए इस काल का अध्ययन भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मानव जिसको लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, इनको लिपि का ज्ञान था, लेकिन जो वह लिखित साक्ष्य छोड़ गए हैं हम पढ़ नहीं पाते। यानी लिखित साक्ष्य में मिला तो जरूर है, लेकिन हम इसको पढ़ पाने में, लिखित साक्ष्य को पढ़ पाने में असमर्थ है। पढ़ पाने में असमर्थ है, असमर्थ है। तो ये हम समझ नहीं पाते हैं कि उसका मतलब क्या है, यानी उसको हम पढ़ ही नहीं पाते, इसलिए वह लिखित साक्ष्य हमारे लिए क्या है? बेकार है। जब हम समझे नहीं पाते हैं तो हमारे लिए बेकार है। इसलिए इस काल का अध्ययन भी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही किया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि लिखित साक्ष्य किसी काम का नहीं है। और इस काल के अंतर्गत आता है आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आता है हड़प्पा की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि इस काल के मानव को लिपि का ज्ञान था
लेकिन जो वह लिखित साक्ष्य छोड़ गया हम समझ नहीं पाते। विश्व में दो ही ऐसी लिपि है, प्राचीन लिपि है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। एक भारत की हड़प्पा लिपि, भारत की जो है हड़प्पा यानी अपने यहां की हड़प्पा लिपि, और दूसरा है ये भारत की हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, और दूसरा है इटली की इट्रस्कन लिपि। इट्रस्कन लिपि ये दो विश्व की प्राचीन लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अन्यथा विश्व की जितनी भी प्राचीन लिपियां मिली हैं उन सबको पढ़ लिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में के लोग लेखन कला से परिचित थे। मिट्टी के बर्तनों पर, मोहरों पर, तमाम जगह से उनके लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो हमारे लिए बेकार है। और वैदिक काल के बारे में कहा जाता है, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के बारे में कहा जाता है कि वैदिक काल में आर्य जो थे उसमें लिपि का प्रचलन नहीं था, इसीलिए जो वैदिक ग्रंथ था वह मौखिक स्रोतों पर आधारित था। इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता था, क्योंकि लोग लिखना नहीं जानते थे। यानी उस समय का जो ज्ञान था वह गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित था। गुरु अपने शिष्य को रटाता था, शिष्य अपने शिष्य को रटाता था, और इस तरह वैदिक ग्रंथ चला, इसलिए उनको श्रुति कहा जाता था, क्योंकि उसमें लिपि थी ही नहीं कि लोग लिख सके। भारत की सबसे पुरानी लिपि है जो पढ़ी गई है वह ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता 5वीं सदी ईसा पूर्व तक जाती है, और उसके पहले का कार्य है वैदिक सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है, और ब्राह्मी लिपि जहां से पढ़ी गई है उसके पहले आता है। इसलिए वैदिक सभ्यता को भी इसी के अंतर्गत रख लिया गया है, आद्य ऐतिहासिक काल में रख लिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा। और तीसरा काल है हिस्टोरिक एज, यानी हिस्टोरिक एज यानी ऐतिहासिक काल। यानी ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिस काल का मानव पढ़ना लिखना तो जानता था, और जो वह लिखित साक्ष्य छोड़ गया उसको हम समझ सकने में भी समर्थ है। जो वह लिखित साक्ष्य छोड़ गया है उसको हम समझ सकने में भी समर्थ है, इसलिए हमारे लिए लिखित साक्ष्य उपयोगी है। इसलिए इस काल का अध्ययन लिखित साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, और इसमें पुरातात्विक साक्ष्य का भी हम सहारा लेते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य से हम लिखित साक्ष्य की पुष्टि करते हैं, यानी इसका अध्ययन लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों आधार पर किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया गया है, तो ब्राह्मी लिपि जब से पढ़ी गई है, ब्राह्मी लिपि कायदे से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आज तक का जो काल है, ब्राह्मी लिपि, बाद में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि प्रचलित हुई, और इन लिपियों को आज हम पढ़ पाने में सफल हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आज तक का जो काल है वह ऐतिहासिक काल भी आता है। तो ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिस काल के मानव को लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, और लिखित साक्ष्य को हम पढ़ पाने में भी सफल है, पढ़ पाने में भी सफल है। ऐतिहासिक काल कहा जाता है, यानी इसमें जो लिखित साक्ष्य मिला है उसको हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। और भारत की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि, हालांकि ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिला था। जेम्स प्रिंसेप जो था वह ब्राह्मी लिपि, 18 वीं 19वीं
इसको पहली बार पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिला था। तो 1837-38 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया और ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी इसका अध्ययन हम लिखित साक्ष्य के आधार पर करते हैं। इसका अध्ययन, क्योंकि लिखित साक्ष्य हम पढ़ लिए समझ लेते हैं, तो इसका अध्ययन लिखित साक्ष्य के आधार पर करते हैं। लेकिन इस समय का जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उससे भी इस लिखित साक्ष्य की पुष्टि करते हैं। यानी इसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों का सहारा लिया जाता है। लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों का सहारा लेते हैं। दोनों के आधार पर इस काल का अध्ययन किया जाता है। जैसे शुंग वंश का शासक, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बारे में वर्णन है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यह जानकारी पतंजलि के महाभाष्य में वर्णन है। पतंजलि ने लंग लकार, महाभाष्य संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, तो पतंजलि ने लंग लकार का उदाहरण देते समय उसने वर्णन किया था कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो महाभाष्य एक इतिहास का ग्रंथ नहीं है, उसका उद्देश्य इतिहास के बारे में जानकारी देना नहीं है, वो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। और उसमें एक जगह यह जिक्र था कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और इस आधार पर इतिहासकारों को यह कहने में संकोच हो रहा था कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था धनदेव और धनदेव का अयोध्या से अभिलेख मिला है और उस अयोध्या अभिलेख में भी जिक्र है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो इसके बाद इतिहास को यह कहने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यानी लिखित साक्ष्य की पुष्टि जब पुरातात्विक साक्ष्य ने कर दिया तो वह बात एकदम, वह घटना एकदम प्रमाणिक मानी गई। तो इस तरह हम ऐतिहासिक काल का अध्ययन में लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों का सहारा लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया गया है, तो ब्राह्मी लिपि 600 BC से मिलने लगता है। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से BC से लेकर आज तक का काल, आज तक का काल आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। तो इस तरह इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है लिखित साक्ष्य के आधार पर: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिस काल के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी उस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इसलिए इस काल का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं और इस काल में आता है पाषाण काल और ताम्रपाषाण, क्योंकि इन दोनों कालों के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इस काल के मानव को लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन लिखित साक्ष्य जो मिला है उसको हम पढ़ पाने में असमर्थ हैं। इसलिए इस काल का अध्ययन भी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है और इस काल में आता है हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज, यानी इस काल के मानव को लिपि का ज्ञान था और जो वह लिखित साक्ष्य छोड़ गया हम समझ सकने में भी समर्थ हैं। इसलिए इस काल का अध्ययन लिखित साक्ष्य और साथ में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर भी किया जाता है। इन दोनों साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। और लिखित साक्ष्य जो ब्राह्मी लिपि है 600 BC से मिलने लगता है, तो 600 BC से लेकर आज तक का काल हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो ये हुआ इतिहास का काल विभाजन और इसी के आधार पर हम लोग इतिहास का अध्ययन शुरू करेंगे। तो मुझे ये पूर्ण उम्मीद है कि आज आप लोगों को यह समझ में आ गया हो कि इतिहास क्या किसको कहा जाता है,
इतिहास का जन्मदाता किसको कहा जाता है और इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है और उसको कैसे कैसे रखा जाता है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर अपना राय व्यक्त करिएगा। साथ में जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम नियमित रूप से क्लास इतिहास का लेंगे और उसका आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आपका कोई भी क्लास छूटे ना। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ में इस चैनल को अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी लोग इससे फायदा उठा सके। ओके, धन्यवाद।